हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम वर्कशीट के जो चैप्टर्स हैं उसके बारे में थोड़ी सी आज करेंगे रिलेटिव्स। तो आज की जो आप इंटरफेस से समझ सकते हैं कि व्यापारी समाज तक इस कंपनी की स्थापना हुई होती है तब की वर्कशीट आपने बहुत सारी इस पर की हैं। वर्कशीट बहुत सारी की हैं, पर आज हम पूरा चैप्टर समझेंगे। अगर आपको वर्कशीट से कुछ नहीं समझ में आता है तो आप इस चैप्टर को भी पूरा देख सकते हैं। तो समझेंगे 3-4 दिन लगेंगे, कम से कम वन वीक तो आपको लग ही जाएंगे। वीक लग जाएंगे आपको इस पूरे चैप्टर को इंट्रोडक्शन करने में और पूरे चैप्टर को समझने में, ठीक है। तो आज हम टाइम वेस्ट ना करते हुए पहले वर्कशीट में जो है आपकी पहली जो वर्कशीट आई थी इससे रिलेटिव हम बता देते हैं आप सभी को। 5 आई थी, 5 नंबर जो वर्कशीट थी वो आपकी थी, इससे रिलेटिव थी। और उसमें जो था आपका उप विषय जिसे कहा जाता है, आप टॉपिक कह सकते हैं उसे, उप विषय जिसे कहा जाता है वो था आपका उसका ईस्ट इंडिया कंपनी का पूर्व आगमन, ठीक है। तो अब हम चैप्टर को अपना देखते हैं, हमारा चैप्टर क्या ऐसा बोलता है। तो आप चैप्टर का नाम तो आप सभी को मैंने अभी बताया था, व्यापारी से समाज तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। तो सेकंड चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर आपका आ नहीं रहा तो इसीलिए मैंने वो पढ़ाया नहीं आप सभी को। तो मुग़ल बादशाहों में अजमेर आखिरी शक्तिशाली बादशाह थे। जो मुग़ल बादशाह थे उसमें जो आखिरी बादशाह कौन थे? अजमेर थे, ठीक है। अजमेर आखिरी बादशाह थे जो कि बहुत पावरफुल थे, मतलब शक्तिशाली थे। उन्होंने वर्तमान भारत के एक बहुत बड़े हिस्से पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था। तो उन्होंने ना भारत में ना बहुत बड़ा इससे पे ना नियंत्रण अपना स्थापित किया था, मतलब अपना पावर, मतलब उनकी जो पावर थी वो शक्तिशाली थे, उस पर उन्होंने ना अपना कब्जा कर लिया था। नियंत्रण का मतलब होता है कब्जा कर लिया था, उस पर अपनी सत्ता भी स्थापित कर ली थी। और फिर 1707 में उनकी मृत्यु के बाद बहुत सारे मुग़ल सूबेदार और बड़े बड़े ज़मींदार अपनी ताकत दिखाने लगे। तो उनकी जाने के बाद ना उनकी जो मृत्यु हुई, कब मृत्यु हुई? 1707 में हुई थी उनकी मृत्यु। उसके बाद ना बहुत सारे सूबेदार आए और मुग़ल आए, जो बड़े बड़े ज़मींदार थे वो भी आए और उन्होंने अपनी ताकतों का प्रदर्शन किया। उन्होंने अपने नेत्र रियासतें कायम कर ली थी। उन्होंने अपनी नेत्र रियासतें भी कायम कर ली थी। जैसे जैसे भागों में ताकतवर क्षेत्रीय राजत्व आने लगी, दिल्ली अधिक दिनों तक प्रभाव केंद्र के रूप में नहीं रह सका, जिससे जो थी आपकी सत्ता ताकतवर बनने लगी। इसी से क्या हुआ, ज़्यादा दिन तक दिल्ली ना केंद्र में ना रह पाया, केंद्र से वो बाहर हो गया, वो ज़्यादा टाइम तक केंद्र में नहीं रह सका। और 18वीं सदी के उद्धर थे, 18वीं सदी के जो उद्धर थे, मतलब 18वीं सदी के उद्धर तक राजनीतिक क्षितिज पर अंग्रेजों के रूप में एक नया ताकत उभरने लगी थी। क्या आप जानते हैं कि अंग्रेज पहल लिखा है यहाँ पे, आपको देख सकते हैं पहले एक छोटी सी व्यापारी कंपनी के रूप में भारत आए थे। पहले तो जो था ना जो व्यापारी थे, जो अंग्रेज व्यापारी थे, वो छोटी सी, मतलब उनका यहाँ पे ना कोई कब्ज़ा करने की दिलचस्पी नहीं थी, उन्हें नहीं था कि वो कब्ज़ा करेंगे इधर। आगे पढ़ेंगे, ये तो मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, बाकी आगे हम पढ़ेंगे कि उनको दिलचस्पी नहीं थी इतनी, उनको कब्ज़ा करने में वो नहीं था। वो बस एक आजमाने के लिए आए थे कि क्या हम इन पे नियंत्रण कर भी सकते हैं, कि हम ऐसे ही हम सोच रहे हैं कि क्या। उनको लगने लगा था, तो वो ना नियंत्रण करना चाहते थे, नियंत्रण के भी विषय में नहीं थे, बस वो उनको दिलचस्पी नहीं थी दिल्ली में वो ऐसा कुछ करेंगे। बट धीरे धीरे देख सकते हैं आप, धीरे धीरे कितने व्यापारी सम्राट आ गए और कितना कुछ उन्होंने किया, कितना कुछ तहस नहस किया अंग्रेज़ों ने, है ना। यहाँ के इलाकों पर कब्जा करने में उनकी क्या थी? दिलचस्पी नहीं थी।
तो फिर ऐसा हुआ कि एक दिन वह इस विशाल साम्राज्य के स्वामी बन बैठे। इस अध्याय में आप देखेंगे कि यह कैसे हुआ, कि उनकी तो दिलचस्पी नहीं थी दिल्ली पे कब्जा करने की, पर ऐसा क्या हुआ कि इस सम्राट पे उन्होंने उनकी दिलचस्पी हो गई और अपने आप ही स्वामी बनने, मतलब राजा बनने लगे, राजा बनने लगे। इस अध्याय में आप इस सब के बारे में पढ़ेंगे तो देख सकते हैं आप, उनको कोई वो नहीं था कि वो यहाँ पे आएंगे वैसा करेंगे, फिर भी आप देख सकते हो उस टाइम के जो महाराज हैं, वहाँ उस टाइम के जो राजा थे, और ये अंग्रेज ब्रिटिशर्स हैं, ये ब्रिटिशर्स आप देख सकते हैं। एनसीईआरटी पिक्चर्स में बहुत अच्छे से एक बार दिया जाता है, और एनसीईआरटी के पिक्चर्स ही देखिए वर्कशीट में भी आपको लगा के दिखाए जाते हैं। और चित्र 1 में ना आप देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, चित्र 1 में कैप्टन हडसन द्वारा बहादुर शाह जफ़र और उनके बेटे की गिरफ्तारी। यहाँ पे जो बहादुर शाह जफ़र है, ये जो है ना, बहादुर शाह कौन है, बहादुर शाह जफ़र है। यहाँ पे ये बहादुर शाह जफ़र है। यहाँ पे देख रहे हैं उनकी ना गिरफ्तारी हो रही है, उनके बेटे और उनकी ना गिरफ्तारी हो रही है, बहादुर शाह जफ़र और उनके बेटे की। यहाँ पे उनका बेटा है जिनकी गिरफ्तारी हो रही है, बेटे की गिरफ्तारी। औरंगज़ेब के बाद कोई मुग़ल बादशाह इतना ताकतवर तो नहीं हुआ, लेकिन एक प्रतीक के रूप में मुग़ल बादशाह का महत्व बना था। जब 1857 में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध भारी विरोध शुरू हो गया तो विरोधियों ने मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफ़र को अपने नेतृत्व में लिया। तब जैसे ना क्या हुआ कि ना 1857 में ब्रिटिश को ना, मतलब जैसी बादशाह इतना ताकतवर तो नहीं था, बादशाह जो था ये थे वो ताकतवर इतने नहीं थे, ये थे इतने ताकतवर नहीं थे और इन्होंने नहीं थे, लेकिन प्रतीत रूप में मुग़ल बादशाहों का महत्व बना हुआ था। मतलब अतीत में जो था आपका कि मुग़ल बादशाह का बहुत बड़ा एक महत्व बना हुआ था। और जब ना आपकी 1857 में ना ब्रिटिश शासकों के भारी विरोध हुआ, उनमें विरोध में भारी विरोध शुरू हो गया था, तो विरोधियों ने क्या किया, मुग़ल बादशाह को बहादुर शाह जफ़र थे, उनको फिर अपना नेता मान लिया, बहादुर शाह जफ़र। ठीक है, याद रखिएगा, बहादुर शाह जफ़र को अपना नेता मान लिया गया था। बहादुर जफ़र को क्या अपना नेता मान लिया गया था को अपना नेता मान लिया गया था। तब जब विरोध कुचल दिया गया, विद्रोह कुचल दिया गया, कुचलना शुरू करने विद्रोह शुरू हो गया, तो विद्रोहियों ने मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफ़र को ही अपना नेता मान लिया था। जब विद्रोह कुचल दिया गया तो कंपनी ने बहादुर शाह जफ़र को देश छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। उनके बेटे को जफ़र ने सामने ही मार दिया। तो जो थे बहादुर शाह जफ़र थे, उनके लिए एक विद्रोह शुरू हो गया और फिर उनको ना विद्रोह में कुचल दिया गया, और कंपनी ने बहादुर शाह जफ़र को कहा कि उनको यहाँ देश छोड़ देने से मजबूर कर दिया गया, और उनके बेटे को उन्हीं जफ़र के सामने ही मार दिया गया। तो मतलब बहादुर शाह जफ़र के सामने ही मार दिया गया। अब यहाँ देखिए पूर्व ईस्ट इंडिया कंपनी। अब आप यहाँ से पढ़ेंगे पूर्व ईस्ट इंडिया कंपनी का आना। पूर्व ईस्ट इंडिया कंपनी का आना सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी एलिज़ाबेथ प्रथम से चार्टर ऑथर इंतज़ाम हासिल कर लिया, जिससे कंपनी को पूर्व से व्यापार करने का एक अधिकार मिल गया। इससे इंतज़ाम कर मतलब यह था कि
इंग्लैंड की कोई और व्यापारी कंपनी इस इलाके में ईस्ट इंडिया कंपनी से होड़ नहीं कर सकती थी। तो मतलब क्या हुआ ना कि ना जो वो सन 16 में ना ईस्ट इंडिया कंपनी ने ना इंग्लैंड की जो महारानी थी, क्या थी, इंग्लैंड की एक महारानी थी, उनका क्या नाम था, एलिज़ाबेथा प्रथम से चार्टर मांगा। उनसे ना उन्होंने चार्टर मांगा, तो उन्होंने चार्टर मांगा, हिस्सा मांगकर माना और हिस्सा कर लिया। इससे कंपनी को पूर्व में से व्यापारी करने का एक अधिकार मिल गया। उनको जो था व्यापारी करने का अधिकार मिल गया। जब उन्होंने चार्टर मांगा तो उनको एक अधिकार मिल गया कि वो पूर्व में मतलब अधिकार जमा सकते, जो चाहे वो जो कंपनियां करना चाहे वो कर सकती हैं। इस इंतज़ाम का मतलब था कि इंग्लैंड की कोई भी जो व्यापारी कंपनी थी, इसके इलाके में ईस्ट इंडिया कंपनी अपने से ही होड़ा फेरी नहीं कर सकती, मतलब उससे कुछ भी नहीं कर सकती। उन्हें होड़ा फेरी मतलब जैसे कि उल्टा सीधा नहीं कर सकती थी। इस चार्टर ने कहा था होड़ाफेरी नहीं कर सकती थी। अब हम यहाँ पे पढ़ते हैं, इस चार्टर के सहारे कंपनी समुद्र पर जाकर नए इलाके को खगाल सकती थी। इससे क्या हुआ कि इससे ये हुआ कि ना वो नई जो क्या कहते हैं इस चार्टर से ये हुआ कि वो समुद्र पर जाके किसी भी हिस्से में खंगाल सकती थी। वह रास्ते से कमी पर चीज़ें सस्ती कीमतों पे चीज़ें खरीद कर यूरोप में ऊंची कीमतों पे बेच सकती थी। मतलब यहाँ से जो है वो ना कहाँ पे, हमारी दिल्ली से मतलब जो यूरोप से जो थी, दिल्ली से जो थी कोई भी व्यापार खरीदती और वो कहाँ भेज देती, यूरोप में सस्ती दामों में बेच देती, में ऊंची कीमतों पे खरीद कर सस्ती दामों पे बेच देती। मतलब कि ऊंची मतलब मैं गलत बोल रही हूँ, मतलब कि सस्ती कीमतों पे खरीदती। जहाँ है वहाँ से क्या करती, सस्ती कीमतों पे खरीद लेती और वहाँ पे जाके ऊंची कीमतों पे यूरोप में जाके उसे ऊंची कीमतों पे बेचती। कंपनी का दूसरा, अंग्रेज व्यापारियों के कंपनियों के प्रभाव का इसी मैं स्क्रीन बना कर देती हूँ थोड़ा, कोई भय नहीं था। मतलब दूसरे जो कीमती बेचती कंपनी को दूसरे अंग्रेज व्यापारी कंपनियों के प्रभाव का कोई भय नहीं था। उनको जो था ना, दूसरी कंपनियों पे कोई भय नहीं था, अंग्रेजी कंपनियों को कोई भय नहीं था। उसमें वाणिज्यिक कंपनियों मेठो तौर पर प्रतिस्पर्धा से बचाकर ही मुनाफा कमा सकती थी। अगर कोई प्रतिस्पर्धी ना हो तभी वे सस्ती चीज़ें खरीदकर उन्हें ज़्यादा कीमतों पर बेच सकती थी। मतलब कि वाणिज्यिक कंपनियों को मोटे तौर पे जो प्रतिस्पर्धा से बचाने की मुनाफा कमा सकती थी, वो प्रतिस्पर्धा से बचाकर उन्हें ना मुनाफा कमा सकती थी। अगर कोई जो स्पष्ट ना हो तो वो क्या करती, वो चीज़ों को ऊंची दामों पे बेच देती, सस्ती दामों पे खरीद के ऊंची दामों पे बेच सकती थी। लेकिन यह शाही दरबार दूसरे यूरोपीय ताकतों को पूर्व में बाजारों में आने से नहीं रोक सकता था। जब तक इंग्लैंड के जहाज अफ्रीका पे पश्चिम तट को छूते हुए केप ऑफ गुड होप पर चक्कर लगाकर हिंद महासागर पर कब तक पुर्तगाल ने भारत में पश्चिम तट पर अपनी उपस्थिति दर्ज कर दी थी। लेकिन जो
लेकिन यह शाही दरबार में यूरोपियों को ताकतों में पूर्व में बाज़ारों में जो आने से जो रोका जाता था उनको जो था, लेकिन पर जो शाही दरबार थे उसमें यूरोप की ताकतों को पूर्व में बाज़ारों में आने से रोका जाता था। और जब तक इंग्लैंड के ज़फ़र आफ़िक ने पश्चिम तट को छूते हुए कैंप ऑफ गुड चक्र लगा कर हिंद महासागर पर करते तब तक हिंद महासागर गुड पैंट का चक्कर लगाते तब तक हिंद महासागर पर करते तब तक पुलियों के भारत में पश्चिम तट अपनी स्थापना दर्ज कर चुकी थी। वे गौरव में अपना ठिकाना बना चुकी थी, उससे वो गौरव में अपना ठिकाना भी बना चुकी थी। और पोलैंड के खगोलीय यात्रा गर्द में ही 1898 में पहली बार भारत तक पहुंचने के इस समुद्री मार्ग पर जाता था। मतलब कि एक ही मार्ग था जो पोलैंड की खोज यात्रा में वास्तव में द मंग ने ही 1498 में पहली बार भारत का तक पहुंचने का इस समुद्री इलाकों को मार्ग को खोजा था। वो एक ही इलाका था, वो कौन सा इलाका था उसे खोजा था, किसने खोजा था? 1898 में खोजा था, जो एक ही बार खोजा था, पहली बार खोजा था। वो 17वीं शताब्दी के शुरुआत तक डच थी हिंद महासागर में व्यापार की संबंधताएं तलाशने लगे थे। कुछ ही समय बाद फारसी व्यापारी भी सामने आने लगे। कुछ ही समय के बाद ना फिर फारसी व्यापारी भी सामने आने लगे। तो आज की हमने इसमें ये पढ़ा। और अब वाराणसी के एक हम ये लास्ट जो ये बहुत इम्पोर्टेंट यूज़फुल होता है, इसे पढ़ते हैं वाणिक। आप इसे अपनी कॉपी में नोट डाउन करके मुझे gmail.com पे भेजिएगा। gmail.com का लिंक जो है यहाँ पे आपको फ्लैशबैक कर दिया जाएगा, यहाँ पे फ्लैशबैक कर दिया जाएगा भी। वाराणसी एक ऐसा वाकई उद्देश्य जिससे चीज़ों की सस्ती कीमतों पर खरीदकर और ज़्यादा की ऊंची कीमतों पर बेचकर, यानी मुख्य रूप से ये व्यापारियों के ज़फ़ीर कमाया जा सकता है, मुनाफा कमाया जा सकता है। वाणिक का मतलब क्या होता है कि ऐसे व्यापारिक जिससे चीज़ें को सस्ती कीमतों पे खरीद के ऊंची कीमतों पे बेचकर मुख्य रूप में क्या व्यापारी के ज़रिए मुनाफा कमाया जा सकता है। तो आज की जो चैप्टर है ये पूरे समझ में आई हो तो आप प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। एंड आज की वर्कशीट में जो हमने पढ़ा है उसके हिसाब से क्या हमने पढ़ा है कि कैसे जो यहाँ तक हमने जो भी पढ़ लिया है हमने यहाँ तक, तो अगली वर्कशीट में हम यहीं से शुरू करेंगे अगली वर्कशीट में हम। तो तब तक के लिए आपको तब के लिए इतना पूरा पढ़िएगा। और तब तक क्या था आपने यहाँ पे इस वर्कशीट में क्या समझा मुझे कमेंट में भी बताइएगा। और आप ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी तो आप इसे पूरा वॉच भी नहीं करेंगे, तो इसीलिए आपकी वर्कशीट का मतलब कि चैप्टर का हमने इतना पाठ पढ़ चुके हैं, इसे आप रीड कीजिए और लर्न कीजिए। थैंक यू फॉर नाइस डे।